हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अपना डिस्कशन, जिसमें आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करते हैं और साथ ही साथ में एनोड और कैथोड के पोटेंशियल्स को देखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों में से इंक्लूड क्या करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को। भले ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हमें गिवन हो, उसे भी हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट करके यूज़ करते थे। ये इंपॉर्टेंट बात एक मैंने आपको बताई थी लास्ट के लेक्चर में। और हमने साथ ही इसके पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किस तरह से इससे डिटर्मिनेशन करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये सब कुछ हमने सीखा था अपनी लास्ट वीडियो में। और जहाँ पर इन सारी चीज़ों को सीखते हुए हमने ये देखा था कि कौन सा इलेक्ट्रोड सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, ये हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। समझ में आ गई बात? बिकॉज मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि ये एनोड का वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये कैथोड का वर्क कर रहा है, मींस ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। ये चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली बताई थी। लेकिन मैंने आपको क्या ये बताया था कि रीज़न क्या है इसका, क्यों ये वाला जो भी इलेक्ट्रोड है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा और वो वाला क्यों एनोड का वर्क नहीं कर सकता। समझ में आई? तो इस चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पर। पूरा का पूरा ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पड़ता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एंगल से आप सोचिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ले लीजिए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाते हैं इनडायरेक्ट वे में ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती क्या है, मीन्स ये सीरीज़ हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखिए बेसिकली एक टेबल है पूरी की पूरी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की, जिसमें किया ये गया है कि आपके जो डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं कई सारे, उन्हें अरेंज किया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आ गई बात? किसके? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से, जिसमें आपका सबसे टॉप मोस्ट मेंबर कौन होता है? लिथियम, और सबसे डाउन पे आपका फ्लोरीन। समझ में आ गई बात? अब लिथियम से फ्लोरीन तक जब आप बढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के मामले में, तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज होते जा रही है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे हम लोग किसे कंसीडर करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। हमेशा हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा अरेंजमेंट दिखाऊं कि कैसा अरेंजमेंट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहला मेंबर जो आपके सामने आता है वो कौन है? लिथियम। उसके बाद आपके सामने आएगा पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर Sr यानी स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद आपके सामने आता है Ca मीन्स कैल्शियम, फिर उसके बाद Na, फिर Mn, सॉरी यहाँ पर आपका पहले Mg आएगा, फिर उसके बाद Al मीन्स एल्यूमिनियम। अब यहाँ से देखिए नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Mn आता है इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपका। इसके बाद आपका आएगा जिंक, Fe, Cr, फिर कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, इसके बाद आपका टिन, फिर यहाँ से आपके सामने आ जाएगा टिन के बाद आपका हाइड्रोजन, फिर यहाँ से कॉपर, Hg, फिर Au, फिर Ag, और यहाँ से फिर आपका फाइनली इसी तरह से फ्लोरीन, मतलब ये फ्लोरीन पे जाके आपका एंड हो जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में देखिए, अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको और भी सारे मेंबर्स आपके यहाँ पर बीच में दिखाई पड़ेंगे। फ्रीक्वेंटली यहाँ पर बीच बीच में कई सारे मेंबर्स आपको नहीं भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्शियम इंक्लूड किया है, बट कुछ बुक्स में आपको स्ट्रॉन्शियम इंक्लूड नहीं मिलेगा। तो हर बुक में ये जो टेबल है ना, ये थोड़ी डिफरेंट फॉर्म्स में दी गई है, मीन्स कुछ एलिमेंट्स को वहाँ पे स्किप कर दिया गया है। इनफैक्ट मैंने भी कुछ एलिमेंट्स को स्किप किया है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे कि Fe हो गया, जिंक हो गया, Mn हो गया, कॉपर हो गया, यहाँ से आपका कॉपर हमारा यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ऐसे, और सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये वो कॉमन इलेक्ट्रोड्स है ना, जिनके बारे में आपको याद रखना होगा कि इनकी पोजीशन कैसी कैसी है, किसके बाद है। मतलब ओवरऑल ये देखिए, तो आपको ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है ना, इसको मेमोराइज करना होगा, इसे याद रखना होगा। अब इसे मेमोराइज करने के लिए आप डिफरेंट शॉर्टकट वेज का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। जैसे कुछ शॉर्टकट ऐसे होते हैं कि मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट शॉर्टकट्स आपको बताएंगे। आप इनफैक्ट अपने खुद के भी शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, जिस तरह से आपको इजी पड़े उस वे में। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि जब आप यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, मीन्स अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, इधर से इधर हो गया, चाहे वो यहाँ से इधर का अरेंजमेंट हो गया, आपका हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मीन्स E0, इसकी वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अप टू डाउन आने पर बढ़ती जा रही है, ठीक। और फाइनली देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, आप सबको मालूम है। और लिथियम के लिए वैल्यू कैसे जाती है, नेगेटिव। और फाइनली हाइड्रोजन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर मेनली ध्यान में रखना है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये आपने समझ लिया, किस टाइप की दिखती है, सब आपने देख लिया। अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे सामने जो अब मेन पॉइंट है वो ये है कि आखिर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो भी अब एप्लीकेशन हमें करना है इसका, वो हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है आपकी, वो यूज़ की जाती है आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है कि अगर देखिए कोई सब्सटेंस सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो हम बोलते हैं कि इधर वाला सब्सटेंस जो है हमारा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। और जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका सेल्फ रिडक्शन होता है, मतलब खुद तो वो रिड्यूस होता है बट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह से इसका वाइस वर्सा क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने सामने वाले को तो रिड्यूस करेगा बट खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर अगर कंपेयर करनी है तो इसका कंपैरिजन हम देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, E0 वैल्यूज़ को देखते हुए, ठीक है। आप अगर इस सीरीज़ में अप टू डाउन देखिए मूव कर रहे हैं, तो अप टू डाउन मूव करने पे आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना वो इंक्रीज होते जा रही है। मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अप टू डाउन मूव करेंगे, ठीक है, U to D, तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए, एप्लीकेशन सुनिए कैसा, कि ये बताइए क्रोमियम और कैडमियम में से कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप बोलेंगे कि कैडमियम की पोजीशन जो है वो क्रोमियम से नीचे है। नीचे वाला जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे मूव करते हैं मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब नीचे वाला जो है वो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि कैडमियम जो है वो क्रोमियम से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आई बात आपको। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करने का तरीका आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। इसी के साथ साथ दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप ग्रुप में डाउन टू अप मूव करें, कहाँ से, डाउन टू अप, तो आपकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, रिड्यूसिंग पावर आपकी बढ़ती जाती है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक है।
तो अब ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। जाहिर सी बात है, अगर आप अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी नीचे जाने पे घट रही होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, नीचे से हम ऊपर की तरफ मूव करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आपकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाती है सब्सटेंसेस की, जबकि ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। मतलब अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं ना, तो आपको वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और इस बेसिस पर, मतलब इन दोनों रिजल्ट्स के आपके बेसिस पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो लिथियम है, जो कि सबसे टॉप मोस्ट पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ रही है बात? लिथियम आपका सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, और एक्चुअल में ये होता भी है। और F2 जो फ्लोरीन है, जो कि सबसे नीचे है इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये आपका सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो कि एक्चुअली में होता भी है फ्लोरीन। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा ट्रेलर इसके एप्लीकेशन का, कि किस तरह से हम इसे अप्लाई करें। अब अगर आपको ये सीरीज़ याद है ना, तो आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर में तो कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। समझ में आई बात? अब देखिए इसी को यूज़ करते हुए मैंने आपको जब गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था, डेनियल सेल का हमारा फॉर्म, तो उसमें मैंने यूज़ किए थे एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड। यही हमने यूज़ किया था। मैंने आपको बोला था जिंक एनोड का वर्क करेगा जबकि कॉपर कैथोड का, डायरेक्टली बताया था। बट मैंने ये नहीं बताया था कि वाई, क्यों जिंक आपका एनोड का ही वर्क करेगा और क्यों कॉपर कैथोड का। तो देखिए जिंक का एनोड है, मतलब इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, आपको मालूम है, और कॉपर कैथोड पे है तो जाहिर सी बात है इसका रिडक्शन होगा। देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बिकॉज उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब अगर आप आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो देखिए जिंक यहाँ पे है आपका और कॉपर कहीं यहाँ पर। मीन्स कॉपर की जो पोजीशन है वो जिंक से कैसी है, नीचे है। जाहिर सी बात है डाउन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अप टू डाउन अगर आप मूव करें जिंक से कॉपर की तरफ, तो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करने पे आप ये देखेंगे कि आपका जो कॉपर है वो नीचे होने की वजह से अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। कॉपर क्या है, नीचे होने की वजह से सीरीज में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। सही है ना, जस्ट उल्टा होता है, आप ध्यान में रखिएगा। कॉपर जिंक से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कॉपर का खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड होता है, आपको मालूम ही है। तो अगर कॉपर यहाँ पे कैथोड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जिंक को आपके क्या होना पड़ेगा, एनोड होना पड़ेगा। और यही कारण है कि डेनियल सेल में जिंक कॉपर कपल में आपका जिंक एनोड का और कॉपर कैथोड का ही वर्क करता है। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये बात, ये आपको यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। दूसरे शब्दों में अगर देखिए हम इसी बात को कहना चाहें तो हम बोलेंगे कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है। ऊपर जाते हैं हम तो हमें मालूम है कि मेटल्स के रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। रिड्यूसिंग पावर बढ़ने का मतलब खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपके पास खुद तो कमी थोड़ी बहुत हो जाएगी ना, तो ये वैसा ही है। अगर आप दूसरे सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहे हैं मतलब आपका खुद का भी ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसी वजह से ये किसका वर्क करेगा, एनोड का। क्लियर हो गया? ये था हमारा क्या, इसका पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। सेकेंड एप्लीकेशन की देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका यूज़ हम और किस तरह से कर सकते हैं, तो इस सीरीज़ का यूज़ हम लोग जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कह सकते हैं। मीन्स एक्टिविटी मेटल्स की जो होती है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड एप्लीकेशन की अगर हम देखिए बात करें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल्स आपके ऊपर हैं, जो मेटल्स आपके कहाँ पे हैं, ऊपर प्लेस है, मतलब जिनके पास लोअर एसआरपी वैल्यू है, लोअर एसआरपी वैल्यू। अब आप बोलेंगे अरे ये मंगल ग्रह का वर्ड कौन सा आ गया, लोअर एसआरपी वैल्यू। लोअर एसआरपी वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की लोवेस्ट वैल्यू। अब आप खुद देख रहे हैं कि लिथियम के लिए वैल्यू कैसी है, नेगेटिव,
और फ्लोरीन के लिए कैसी है, पॉजिटिव, मतलब लोवेस्ट किसके लिए, लिथियम के लिए ना। इसी तरह से लिथियम से नीचे आएंगे तो थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, बढ़ी बढ़ी बढ़ी, बट है अब भी कैसी, नेगेटिव ही है, ठीक। तो वो मेटल्स जिनके पास में लोअर एसआरपी वैल्यू होती है, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनके पास लोअर एसआरपी वैल्यू होती है वो जनरली क्या होते हैं, एक तो मेटल्स होते हैं, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनकी जो रिएक्टिविटी मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करने की टेंडेंसी वो बहुत ही ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी बहुत ही तगड़ी होती है। और वो एलिमेंट्स जिनकी पास हायर एसआरपी वैल्यू होती है, जिनके पास में हायर एसआरपी वैल्यू होती है, हायर एसआरपी वैल्यू वाले, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। समझ में आ गई बात। जैसे आप अगर देखें यहाँ पे गोल्ड वगैरह के केस में, एयू वगैरह के केस में, तो आपकी जो रिएक्टिविटी है ना वो थोड़ी कम होती है। गोल्ड आपको मालूम है लगभग फ्री स्टेट में आपका एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक। तो ये इसकी स्लो रिएक्टिविटी की वजह से होता है। ये बात थी हमारी किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सेकेंड एप्लीकेशन, एसआरपी वैल्यू को देखते हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह की रिएक्टिविटी को डिसाइड करना। अब जैसे आपने देखिए 10th क्लासेस वगैरह में मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखी होगी, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये वाला आपका मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, हॉट वाटर से, ये कोल्ड वाटर से, या फिर ये आपका स्टीम से रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसा ही है कि देखिए जो आपके लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनफैक्ट सोडियम की भी अगर हम बात कर लें तो दीज मेटल्स हैव लोअर एसआरपी वैल्यू, इनके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू है, एंड देयर नेगेटिव वैल्यू इम्प्लाइज दैट दे कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये बड़े आराम से कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, उसमें से हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देंगे, कोई भी समस्या इनको होने वाली नहीं है। बट अगर हम इन मेटल्स की बात करें लाइक जिंक, आयरन, निकेल, ठीक है, ऐसे मेटल्स की, या फिर एल्यूमिनियम को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो दीज आर द मेटल्स विच रिएक्ट विथ स्टीम। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ना भाप के साथ में रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ में, तब जाके ये लोग जो है अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। समझ में आ गई बात। तो भी हाइड्रोजन इवॉल्व ये नहीं करते हैं। अब यहाँ से आपके मैग्नीशियम वगैरह की जैसे आप बात कर लीजिए, जिनके पास एक मॉडरेटली एसआरपी वैल्यू है, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना ही पॉजिटिव में, ये वो मेटल्स है ना जो हॉट वाटर के साथ भी अपना काम चला लेंगे, गर्म पानी मिल गया तो उससे भी नहा लेंगे, मीन्स उसके साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह से जो आपने वाटर के साथ में रिएक्टिविटी देखी थी मेटल्स की, वो एसआरपी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होती है, जिस चीज़ को अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। वहाँ तो आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि बेटा आप याद रख लीजिए ऐसी ऐसी रिएक्टिविटी होती है, बट ऐसा क्यों होता है ये अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए एक और कमाल का एप्लीकेशन मैं बताता हूँ आपको, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ही। इस देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन का एक पोजीशन, ये ना हमारे लिए इंटरमीडिएट पोजीशन कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। बिकॉज देखिए यहाँ पे होता ये है कि जितने भी आपके हाइड्रोजन से ऊपर हैं मेटल्स इस सीरीज में, जो भी एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस हैं इस सीरीज के अंदर, वो लोग क्या कर सकते हैं आपका कि जब भी किसी सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेंगे, किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ में जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ये हाइड्रोजन को उसमें से रिलीज करा सकते हैं। ये हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। कौन से मेटल्स? जो कि हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है। मतलब ये जो है ना ऊपर वाले मेटल्स, दे आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये जो है ना ये हाइड्रोजन तक को रिड्यूस कर जाते हैं। बिकॉज ऐसे आप लिख सकते हैं, they can reduce hydrogen, they can reduce hydrogen। समझ में आई? ऊपर वाले जो हैं जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से, जैसे टिन हुआ, यहाँ से लेके पूरी ये सीरीज हो गई, ये सब किसी सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करा सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक, अब बात करें अगर नीचे वालों की, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ये किसी भी सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को नहीं इवॉल्व करा सकते, रिलीज नहीं करा सकते, बिकॉज ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या हैं? अच्छे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज तो करा सकते हैं लेकिन इनका खुद का रिडक्शन होता है, तो ये खुद रिड्यूस होना चाहते हैं ना कि दूसरे को रिड्यूस करना। इसी वजह से ये हाइड्रोजन को सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं करवाते, रिलीज नहीं करवाते। तो कॉपर की अगर हम बात करें या मरकरी Au Ag की बात कर ले, तो ये वो बंदे हैं जो आपके हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करवाएंगे। कहाँ से? किसी भी सॉल्यूशन से जिसमें हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे आपने देखा होगा अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराऊँ HCl सॉल्यूशन के साथ में, एक जनरल बेसिक रिएक्शन 10th क्लास में हम सब ने देखी थी, तो जिंक मेटल जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ से अब ZnCl यानी जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है, प्लस H2 गैस यहाँ से आपकी रिलीज हो जाती है। रिएक्शन बैलेंस आप फुर्सत से करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेन हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व हो जाती है, ये करा सकता है, मीन्स दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। लेकिन अगर हम लोग ये बोलें कि कॉपर जब आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन के साथ में, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या यहाँ से आपका हाइड्रोजन इवॉल्व होगा? तो यहाँ पे देखिए ये बात गलत है कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा। कैसे गलत है हमें पता चला, बिकॉज कॉपर खुद जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और हमने देखा है कि जो भी हाइड्रोजन से नीचे हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करा सकता। ठीक, तो यहाँ से ये रिएक्शन आपके लिए रॉन्ग हो जाती है और ये वाली राइट। एक एप्लीकेशन तो ये था, आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक अगला और कमाल का अगर हम इसका देखें एप्लीकेशन, तो वो है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे ना रिएक्शंस की फिजिबिलिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? रिएक्शंस की फिजिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, इस चीज़ का भी प्रेडिक्शन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कर सकते हैं। चलिए, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे कॉपर का एक वेसल है और कॉपर के इस वेसल में मुझे प्लेस किसे करना है, निकिल सल्फेट का एक सॉल्यूशन जो मैं इस कॉपर के बर्तन में रखना चाहता हूँ, तो हमसे सवाल कैसे पूछता है कि बताइए क्या इस कॉपर वेसल में मैं निकिल सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकता हूँ या फिर नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान ये रखना होगा कि वो रिएक्शंस जिनके लिए SRP वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो कैसी होती हैं? फिजिबल होती हैं, पॉसिबल होती हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब जो रिएक्शंस जिनके लिए SRP वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, वो पॉसिबल होंगी। तो अगर सोचिए यहाँ पर NiSO4 और कॉपर के बीच में रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, फिजिबल हो जाए, तो क्या आप इस सॉल्यूशन को इस बर्तन में रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है भैया ये दोनों रिएक्शन करके कुछ और बना लेंगे, तो मैं क्यों रखूँ इसके अंदर। सही है ना आपका? तो यहाँ पे चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या NiSO4 और कॉपर के बीच में रिएक्शन मेरी फिजिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं NiSO4 प्लस में Cu, मान लेते हैं इनके बीच रिएक्शन कैसी है, पॉसिबल है, मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो अगर इनके बीच रिएक्शन पॉसिबल होगी तो देखिए यहाँ से आपका फॉर्म क्या होगा, CuSO4 प्लस यहाँ से Na आपका अलग होगा। बात आ रही समझ में? अब अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं हमें ये चेक करना है, तो हम सहारा किसका लेंगे, SRP वैल्यू का। हम बोलेंगे E0 सेल, मुझे मालूम है क्या होता है, E0 कैथोड माइनस में E0 एनोड के बराबर। यहाँ से देखिए कैथोड और एनोड अब हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन है। अच्छा, ये मैं E0 सेल क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पानी है SRP वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि मैं देखना चाहता हूँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसी वजह से मैं ये E0 सेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मान लिया है हमने एक इमेजिनरी सेल कॉपर और निकिल का बना हुआ। अब यहाँ पे देखिए जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड का वर्क करेगा। अगर आप इस रिएक्शन में गौर से देखिए तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ CuSO4 में कितना है, +2 के बराबर। ये आप कैलकुलेट करना जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमने सीखा है। तो यहाँ से कॉपर के लिए तो देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, 0 से +2 में बदल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब जो भी मेरा एनोड है वो उस पर कौन है, कॉपर है।
और अगर हम बात करें यहाँ पे निकिल की, तो इस रिएक्शन में निकिल आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर से किसमें कन्वर्ट हो, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन नंबर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। तो +2 से 0 में कन्वर्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, यानी कि ये हमारे लिए किसका वर्क करेगा, कैथोड का। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ से देखिए आगे, अगर हम बात करें E0 सेल की, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी अभी हमने देखा था निकिल हमारा कॉपर से ऊपर होता है, ठीक है। निकिल के लिए आपके E0 कैथोड की वैल्यू कैसी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव, और बीच में क्या लगा है, माइनस का साइन यहाँ पे। और कॉपर के लिए ये जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, बिकॉज कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और कॉपर का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल मिलके इस वैल्यू कैसा बना देंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव में फाइनली क्या होता है, नेगेटिव। मतलब इस रिएक्शन के लिए जो आपके E0 सेल की वैल्यू है, यानी SRP वैल्यू है, वो कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव आने का मतलब कि ये रिएक्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इस रिएक्शन के फिजिबल होने के चांसेस नहीं है। कॉपर और निकिल सल्फेट और कॉपर के बीच में ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आप NiSO4 सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में आराम से रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं होगी, एज इट इज़ आपको आपका सॉल्यूशन वापस मिल जाएगा। अगर ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि भैया हम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमें बदल के कुछ और ही मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसी और भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछ ली जाती हैं। एक चीज़ जो आप यहाँ पे और ध्यान रख सकते हैं अब डायरेक्टली, वो ये है कि देखिए मैंने क्या बोला कि इसके बीच में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब कॉपर जो है वो निकिल के सॉल्यूशन में से निकिल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आपने खुद देखा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होती तो हम बोलते कर दे रहा है डिस्प्लेस, निकिल को निकाल के अलग कर दे रहा है, बट क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि कॉपर निकिल सल्फेट के सॉल्यूशन में से निकिल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसका उल्टा केस देखें, उल्टा केस देखने का मतलब अगर मैं बर्तन को किसका बना दूं, निकिल का, और इसमें सॉल्यूशन किसका भरना चाहूँ, कॉपर सल्फेट का, तो देखिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर मैं निकिल के बर्तन में रखना चाहूँगा तो ये इस रिएक्शन के लिए जो SRP वैल्यू आएगी ना आपकी, वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और पॉजिटिव मतलब इनके बीच में रिएक्शन आपकी कैसी होगी, फिजिबल होगी। मतलब आप निकिल के बर्तन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं रख सकते हैं। ठीक होगा क्या यहाँ पे कि जो आपका निकिल है ना, ये जो निकिल है ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आपके कॉपर को निकाल के अलग फेंक देगा और उसकी जगह आके खुद बैठ जाएगा, यानी NiSO4 का सॉल्यूशन बना लेगा। ऊपर वाली तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए, लेकिन ये नीचे वाली रिएक्शन ज़रूर पॉसिबल होगी। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि निकिल के बर्तन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया। ठीक, जो चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है ना कि अब आप डायरेक्टली बार बार SRP वैल्यू अगर ना चेक करना चाहें तो ऐसे याद रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर पोजीशन वाला जो एलिमेंट है, ऊपर वाला, वो लोअर पोजीशन वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से। बात आई समझ में। डायरेक्टली भी आप इस बात को आराम से याद रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें से पहला फैक्टर जो हमारे सामने आता है, देखिए पहला फैक्टर तो आपका हो गया क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। फर्स्ट फैक्टर आपके लिए क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इलेक्ट्रोड का जो नेचर होता है आपका, उस पर आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कुछ डिफरेंट ही होगी। अगर आपने निकिल का इलेक्ट्रोड ले रखा है तो इसके लिए कुछ और होगी, और अगर आपने जिंक का इलेक्ट्रोड ले रखा है तो इसके लिए वैल्यू कुछ और होगी। मीन्स अगर आप इलेक्ट्रोड का नेचर बदलते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी आपके यहाँ से चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगली एक चीज़ होती है जिस पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर, वो है टेम्परेचर हमारे लिए। अगर आपने जो हाफ सेल बनाया है
उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर के चेंज होते ही आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, थर्ड फैक्टर हम लोग समझ लेते हैं, कंसंट्रेशन अगर आपने चेंज किया तो भी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो सॉल्यूशन आप सॉल्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपने चेंज किया उसका कंसंट्रेशन, तो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। साथ ही साथ में अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया, अब देखिए प्रेशर आपका किस केस में आएगा, फोर्थ फैक्टर, प्रेशर आएगा आपका गैसियस इलेक्ट्रोड के केस में। जैसे कि अगर आप कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं जिसमें गैस वगैरह फिल होती है, तो उस केस में हमें प्रेशर भी देखना होगा, और प्रेशर के ऊपर भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। प्रेशर अगर आपने बदला तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो वो थे डिपेंडिंग फैक्टर जिनके ऊपर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अगर हम अब उन फैक्टर्स की बात करें जिन पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, मतलब उन चीज़ों को अगर आप बदल भी दीजिए तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदलने वाली नहीं है, तो वो फैक्टर्स आपके देखिए क्या होते हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड जैसे हो गया कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का साइज बदल दीजिए, मान लीजिए एक मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले रखा था इस साइज़ का, दूसरा जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया इस साइज़ का, तो इन दोनों जिंक के इलेक्ट्रोड्स का देखिए जो साइज़ है वो भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम ही होगी, एक ही होगी। मीन्स साइज़ के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं जाती है। चलिए साइज़ की तो बात कर ली, अब मान लीजिए मैंने सरफेस एरिया चेंज कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड हैं एक ही साइज़ के, लेंथ के, लेकिन मैंने एक को मोटा ले लिया, एक को क्या ले लिया, पतला, तो भी बताइए क्या आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं जाती है, चाहे मोटा इलेक्ट्रोड लीजिए चाहे पतला, दोनों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी वही रहने वाली है, सेम रहने वाली है। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम अपनी यहीं पे स्टॉप करेंगे, और आज की क्लास में आपने जो जो चीज़ें सीखी है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपकी हो गई, किस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, और साथ ही साथ में ये कि ये जो बर्तन वाली हमारी यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि इस चीज़ को इसके सॉल्यूशन में हम रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछी जा सकती हैं। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो E0 सेल की वैल्यू है इसके हिसाब से डिटर्मिनेशन आपका कर लीजिएगा। समझ में आई बात? अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, और अगर रिएक्शन यहाँ फिजिबल हो गई तो आप जवाब लॉजिकल तरीके से भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा रिवीजन आप लोग इसका कम्प्लीटली कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय।